तो आज का जो लेक्चर है उसको हम पोटेंशियल के आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि वर्क डन क्या होता है, उसके ऊपर हमने काफी क्वेश्चंस किए थे। फिर हमने ये भी जान लिया था कि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो किस तरह से फाइंड आउट की जाती है, कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे, पहले कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देन हम इक्विपोटेंशियल सरफेस को डिस्कस करेंगे। तो जो एक ग्राउंड है हमारा वो तैयार हो जाएगा पोटेंशियल के बेसिक नॉलेज के बारे में। देन हम फिर एनर्जी की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन आपको ऐसा दिया गया है, इलेक्ट्रिक चार्जेस टू इलेक्ट्रिक चार्जेस q and minus 2q, q and minus 2q are placed at a distance 6 meter apart, 6 meter apart on a horizontal plane, on a horizontal plane. Find the locus of point of the point. Find the locus of this plane. Locus of this plane. Locus of this plane where the potential has a value 0। जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमें ये बताना है कि जो पाथ बनेगा इस प्लेन का वो क्या बनेगा। तो एक डायग्राम हमें दिया हुआ है, पहले मैं डायग्राम बना दूं। कुछ इस तरह का हमें एक जो ग्राफ है वो ड्रॉ करके दिया गया है। ये पॉइंट्स हैं, ये प्लस क्यू चार्ज है और एक पॉइंट यहाँ है और एक यहाँ है। यहाँ पर जो चार्ज है वो है -2q और ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दी है हमें y। ये जो डिस्टेंस है ये है r1, ये डिस्टेंस है r2 और ये पॉइंट है p। यहाँ हो गया y और ये एक्सिस हो गया x। तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाले डिस्टेंस कंसीडर कर लेते हैं हम, ये डिस्टेंस x है और ये पूरी जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये 6 है। तो ये कितनी बच जाएगी, ये बच जाएगी 6 - x। ठीक। तो हमें ये बोला है कि टू इलेक्ट्रिक चार्जेस q एंड -2q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 6 मीटर अपार्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ये रखे। फाइंड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट प्लेन वेयर द पोटेंशियल हैज अ वैल्यू 0। तो पोटेंशियल की वैल्यू जहां 0, हमें वो वैल्यू निकालनी। ठीक। तो मान लेते हैं वो पॉइंट ये है P पॉइंट और इस P पॉइंट की प्लस Q से जो लोकेशन है वो है R1 और -2Q से लोकेशन है R2। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले P पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P, पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर पोटेंशियल V प्लस, यानी कि इस प्लस Q चार्ज की वजह से वो कितना होगा, KQ/R1। तो KQ पॉजिटिव है क्योंकि जो पोटेंशियल है वो स्केलर क्वांटिटी होती है ना। पोटेंशियल जो है वो कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर। तो ये क्या लिखा जाएगा, KQ/R1। और इसी तरह से पोटेंशियल जो V माइनस, यानी कि माइनस चार्ज की वजह से, तो वो कितना हो जाएगा, -2KQ/R2। अब गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन हमारे पास जो है वो है कि V प्लस प्लस V माइनस, यानी कि नेट पोटेंशियल जो Vp पर है वो किसकी वैल्यू, किसके बराबर है, 0। इन दोनों वैल्यूज को अगर यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो 2KQ/R2 = 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन बनता है, वो रिलेशन क्या बनता है, R2 = 2R1 ना। R2 = 2R1। अब यदि हम R1 को देखें तो यहाँ से एक ट्राइंगल बन रहा है, ये ट्राइंगल बन रहा है। तो ये जो डिस्टेंस है ये x1 है और ये जो डिस्टेंस है y है, y1 नहीं, x और y है। ये डिस्टेंस है x और ये है y, x और y, और ये है R1 के इक्वल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि R1² = x² + y²। ऐसा लिखा जा सकता है। तो अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो R2 को क्या लिखा जा सकता है, R2 के लिए क्या बन रहा है, R2 के लिए बन रहा है ये जो डिस्टेंस हो गई ये हो गई 6 - x और ये वाली जो डिस्टेंस हो गई ये क्या हो गई y। तो ये R2 है और R2²
इसके इक्वल लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है 6 माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसके इक्वल इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो R1 और R2 की जो वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मान लो ये इक्वेशन है फर्स्ट, तो इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 R2 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, मेरे पास जो वैल्यू लिखी हुई है x प्लस 2 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 16, ये वैल्यू आ जाएगी। और इस वैल्यू से हमें पता लग रहा है कि ये एक सर्किल बन रहा है जिसका जो सेंटर है वो -2,0 है और उसकी जो रेडियस है वो 4 मीटर है ना। तो इट शोज अ सर्किल ऑफ रेडियस 4 एंड सेंटर -2,0। ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था, एक एग्जाम होता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, उसका एग्जाम होता है। उसको इंजीनियरिंग वाले बच्चे भी दे सकते हैं और फिजिक्स वाले भी। फिजिक्स में उसमें BSc और MSc फिजिक्स दोनों को अलाउ किया था। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन, वो पेपर अभी तक 5 से 6 बार हुआ है। तो ये क्वेश्चन करीबन उसमें 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है। वहां पर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पाथ है वो कैसा बनेगा, उसका सर्किल क्या होगा, उसकी रेडियस क्या होगी और उसके सेंटर क्या। ठीक है, चलिए भाई, तो अब बढ़ते हैं आगे। तो मेरे पास जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे, जरूरी नहीं कि वो नेट और गेट के एग्जाम के हों, वो किसी भी एग्जाम के होंगे, मैं कराते जाऊँ। कुल मिला के अपना सब्जेक्ट अच्छा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक का। तो अभी तक हमने बात करी पोटेंशियल की, हमने ये बात करी कि पोटेंशियल जो वर्क डन की वजह से है उसको कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की ना। हम किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस की। दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हमने कोई आर्बिट्री इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया। ये आर्बिट्री इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब रैंडम किसी भी डायरेक्शन में है, और इस फील्ड के अंदर हम किसी पॉइंट को लेके जा रहे हैं। ये पॉइंट है और इसको मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, ये मैं यहाँ तक ले आया। ये सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने शो कर दी, इसको हम यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो फील्ड के अगेंस्ट हमें ले जाना पड़ेगा, तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि हमें अगेंस्ट ले जाना है, तो हमें एक एक्सटर्नल वर्क लगाना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क को अगर इस चार्ज की वैल्यू क्या है Q, उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। हमने रेफरेंस को इनफाइनाइट मान लिया था, तो हमें एक पॉइंट पर क्या मिल गया था, एक पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिल गया। तो हमने दो पॉइंट कंसिडर कर दिए, दो पॉइंट, लेट सपोज एक पॉइंट हो गया हमारे पास A और एक पॉइंट हो गया हमारे पास B, या 1 और इसको लिख दिया मैंने 2। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ V2 माइनस V1, क्योंकि मैं 2 पॉइंट पर ले जा रहा हूँ, तो उसके लिए हमारा जो बेसिक फॉर्मूला है वो ये है W एक्सटर्नल ऑन Q। अब वी नो वेरी वेल कि W एक्सटर्नल जो है वो एक्सटर्नल वर्क है जो अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। तो हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो W एक्सटर्नल है उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, उसकी वैल्यू है F इलेक्ट्रिकल डॉट डी एल, F इलेक्ट्रिकल डॉट डी एल, जिसको कि हम QE के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। तो W एक्सटर्नल इक्वल्स टू माइनस QE डॉट डी एल, यही तो बनता है। अब कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, 1 से 2 तक तो लेके जा रहे हो। तो यहाँ से W एक्सटर्नल ऑन Q, Q का मतलब टेस्ट चार्ज, तो ये किसके बराबर हो गया, 1 से 2 E डॉट डी एल। हालांकि फॉर्मूला वही आएगा जो हम पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये E डॉट डी एल। तो अब दो पॉइंट हमने स्पेसिफाई कर दिए कि इनके बीच में हमें निकालना है। ये वैल्यू किसके बराबर होगी, V2 माइनस V1। तो यहाँ से V2 माइनस V1, या इसको आप डेल्टा भी लिख लो, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो किसके बराबर हो गया, 1 से 2 और E डॉट डी एल। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, वर्क डन की वैल्यू हो गई, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पर दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, आपको नोट करनी है। क्या है इंपॉर्टेंट चीजें, यदि W एक्सटर्नल की वैल्यू ज्यादा होगी तो V2 ज्यादा होगा किससे, V1 से, है ना। W एक्सटर्नल यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है डेल्टा V, वो किसके बराबर है, W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो इफ W एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन 0,
ये ग्रेटर देन 0 है तो इसमें क्या होगा, V2 ग्रेटर देन V1। ऑब्वियस सी बात है, V2 क्या होगा, V1 से बड़ा होगा। V2 V1 से बड़ा है मतलब 0.2 हायर पोटेंशियल पर है और 0.1 किस पर है, लोअर पोटेंशियल, है ना। 0.2 एट हायर पोटेंशियल एंड 0.1 एट लोअर पोटेंशियल। और 0.1 जो है वो कौन से पोटेंशियल पर होगा, वो लोअर पोटेंशियल। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं कि W एक्सटर्नल वो लेस देन 0 है, लेस देन 0 है तो उस केस में V2 लेस देन V1 होगा। दैट मीन्स 0.1 हायर पोटेंशियल पर होगा और 0.2 जो है वो लोअर पोटेंशियल। तो 0.2 इज एट लोअर पोटेंशियल, 0.2 जो है वो किस पे हो जाएगा, लोअर पोटेंशियल पर, और 1 किस पर हो जाएगा, हायर। और अगर मैं ये कह दूं कि W एक्सटर्नल 0 है तो V2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1। और V2 इक्वल्स टू V1 हो गया, मतलब 2 और 1 दोनों किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे होंगे, हाँ। तो 0.2 एंड 1 आर एट सेम पोटेंशियल। तो ये दोनों किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल के ऊपर। 0.2 और 0.1 किस पे होंगे, सेम पोटेंशियल पे। यहाँ से हमारे पास रिलेशन बन गया पाथ डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस का। अगर हमारे पास दो पॉइंट है ए और बी, है ना, तो अगर मैं कहूँ कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वहां पर जो डॉट प्रोडक्ट आ रहा है, उस डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी मैं ये मान लूं कि अब हमारा जो दो पॉइंट्स है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म फील्ड का मतलब क्या होता है, ऐसा फील्ड जो पाथ, जो पोजीशन इंडिपेंडेंट हो, मतलब जो पोजीशन पे डिपेंड ना करता हो, जिसकी वैल्यू थोरली क्या हो, सेम। तो हमने यहाँ पर दो पॉइंट कंसीडर कर लिए। दो पॉइंट कौन से कंसीडर कर लिए हमने, यहाँ पर ऐसे मान लिया कि एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ये जो ए बी है ये एंगल बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा एंगल बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं, थीटा। तो ये हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है इसको मान लिया मैंने कितना, डेल्टा एक्स। क्या मान लिया, डेल्टा एक्स। तो मेरे को बी तक ले जाना है किसी पॉइंट को या किसी चार्ज को। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जो ऊपर हमने लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग लिखें तो वी बी क्या लिखा जाएगा, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू, वो क्या होगा, क्योंकि हम दो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन वाला लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, हालांकि वो बनेगा भाई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलो मैं वैसे लिख देता हूँ पहले। ये फॉर्मूला आपने ऐसे लिखा हुआ है 1 से 2 ई डॉट डी एल, ऐसा तो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट है ना। हमने बात की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, कि यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म है तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं किससे, इंटीग्रेशन से, कि उसकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। उसको हम लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए, इसको मैंने बाहर निकाल लिया और ये बन गया 1 से 2 और डीएल। अब 1 से 2 डीएल, डीएल मतलब ए से बी तक जाने का जो पाथ है वो हमें लिखना है। तो वो पाथ जो है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट था तो वो जो पाथ है उसको हम कैसे लिखें हम। तो अब मैं क्या करूं, उसको मैंने इसको क्या करा, वी बी माइनस वी ए, अब ई डॉट डीएल। अब जो डीएल है इसके मैं कंपोनेंट कर देता हूँ। कंपोनेंट कैसे करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम चले जाएं तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, डी एक्स। डी एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ए बी कॉस, इसके बराबर होगी ए बी कॉस थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, वी बी माइनस वी ए। यहाँ पर पाथ डिफाइन हो गया तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ई, और दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। देखो dx और जो है ये dx, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए तो डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा इनका, cos 0 आएगा, cos 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा वी बी माइनस वी ए और ये बन जाएगा ई ए बी और cos थीटा, ई ए बी cos थीटा। मैं इसको पहले ऐसे लिखता हूँ, डी एल, डी एल। और हमने यहाँ पर क्या डिफाइन किया हुआ है, हमने डिफाइन किया हुआ है कि डेल्टा एक्स जो है किसके बराबर है, ए बी कॉस। तो ये माइनस लगेगा यहाँ पे भैया, वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस ई डॉट डी एक्स। तो डॉट डी एक्स में मैंने दिया। तो कुल मिलाकर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो आप, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है
अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को और जो डिस्टेंस है उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करा के आप क्या निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हो। और अगर आपको सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो। और अगर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप रिलेशन जानते हो, यहीं से वो रिलेशन बनता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी, यहीं से वो रिलेशन बनता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। वी जो है एक स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। और ग्रेडियंट जो हमेशा होता है वो हमेशा किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का। एंड ग्रेडियंट is always used for scalar quantity, ये हमेशा किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। और ग्रेडियंट जो है वो हमें बताता है कि जिस सरफेस के ऊपर है हम, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किसकी बताता है, रेट ऑफ चेंज को बताता है विद रेस्पेक्ट टू डायरेक्शन, रेट ऑफ चेंज परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यहां से हमारे पास E इक्वल्स टू क्या भी निकल के आ गया, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी। और जब भी आप स्केलर क्वांटिटी का ग्रेडियंट करेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी ना। ई यहाँ पर क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, ये जो डेल है, ये जो लिखा हुआ है, इस ऑपरेटर को हम कहते हैं डेल और नेबला, डेल और नेबला। और इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है डेल अपॉन डेल एक्स, अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिखे, आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं ना। और मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पर फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लिख रहे हैं तो उसकी वैल्यू ये होती है। अब इसके कुछ मैं केस बना लेता हूँ, स्पेशल केस। मैंने दो केस बनाए। केस फर्स्ट में मैंने क्या करा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसा का ऐसा रख दिया मैंने, ये रख दिया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दोनों पॉइंट्स जो मैं ले रहा था पहले, उनको मैंने ऐसे ले लिया पैरेलल, इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल, ये ए है, ये बी है, और ये डेल्टा एक्स हो गया। तो वी ए माइनस वी बी, वी बी माइनस वी ए इक्वल है माइनस ई डॉट डी एक्स। तो वी ए माइनस वी बी किसके बराबर हो जाएगा, पहले मैं वी बी माइनस वी ए लिख देता हूं। तो वी बी माइनस वी ए इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स या डेल एक्स। वी ए माइनस वी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ई डॉट डी एक्स। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, ई डॉट डी एक्स, क्योंकि दोनों पैरेलल हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ये पाथ है दोनों पैरेलल हो गए, दोनों पैरेलल हो गए, तो इनके बीच का कॉस क्या आएगा, जीरो। इसकी डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डी एक्स। वहीं इसका अगर मैं दूसरा केस बनाऊं, केस सेकंड, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे बना दूं इस तरह से, और ये मैंने पाथ ले लिया, ये हो गया ए से बी और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर मैं लिखना चाहूं वी ए माइनस वी बी, अब यहां पर क्या होगा, ई डॉट डी एक्स। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और ये पाथ, इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। 90 डिग्री हो गया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। अब जो वी ए है माइनस वी बी या वी बी माइनस वी ए किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। जब जो पाथ है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर चला जाएगा, तो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो क्या हो जाएगा, वो जीरो के बराबर आ जाएगा। यानी कि जो दो पॉइंट्स है उन पर पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। अब इसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं जो आपको याद होने चाहिए। तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस, पहला पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके मैं लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है कि पोटेंशियल इज ऑलवेज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल इज डिक्रीज इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल। अब इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आपने लिखा v डेल्टा v इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी एक्स लिख लिया आपने, है ना। तो अगर आप ई लिख रहे हो और एक डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में डिफाइन कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, डी वी अपॉन डी एक्स ही तो कर रहे हो।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसकी स्लोप कैसी आ रही है, नेगेटिव, नेगेटिव शो कर रहा है, dv अपॉन dx, ये ग्रेडियंट है, तो नेगेटिव शो कर रहा है, तो नेगेटिव का मतलब है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रहा है, किसकी डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक, द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, ये कोई नया पॉइंट नहीं है। If VA and VB are the potential of 2 points A and B, then work done by external agent in taking the charge Q from B. तो वर्क डन की जो वैल्यू है W A B, कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, A से B, तो वर्क डन किसके बराबर होगा, Q VB माइनस VA ना। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि VB माइनस VA इसके बराबर होता है W एक्सटर्नल अपॉन Q, तो W एक्सटर्नल इसके बराबर हो जाएगा VB माइनस VA। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको कराऊं पहले इसके ऊपर, फिर हम इसके बाद आगे की चीजें कंसीडर करेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस तरह से, क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सप्रेस्ड एज E equals to 2I plus 3J volt per meter. Find the potential difference. Find the potential difference. शॉर्ट में लिख दिया मैंने PD. VA minus VB. VA minus VB between 2 points. Between 2 points A and B. A and B whose position vector. Whose position vectors are position vectors are given by RA. RA is equals to I cap plus 2J cap and RB equals to 2I cap plus J cap plus 3K cap मीटर। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है A और B के बीच। पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच में हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है उसकी डायरेक्शन ये है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अलग अलग डायरेक्शन में। तो सबसे पहले तो डी आर, जो आर पोजीशन वेक्टर है, तो उसके आर की जो डायरेक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल्स टू डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड जे कैप ना, डी एक्स आई कैप डी वाई जे कैप और डी जेड जे कैप, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर उस तरह से लिखे तो जो हमारे पास वी बी माइनस वी ए है, सबसे पहले तो उसको लिख लो ई और डॉट डी आर, ऐसा लिख लो। अब जो ई है उसको तो एज इट इज लिखा रहने दो, और डी आर जो है उस डी आर को लिख दो आप डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ऐसा लिख दिया आपने। इलेक्ट्रिक फील्ड के भी तीन कंपोनेंट ई एक्स ई वाई और ई जेड, तो यहां से क्या बनेगा माइनस, अलग अलग कर दो, एक बन जाएगा ई एक्स डी एक्स, एक बन जाएगा ई वाई डी वाई और एक बन जाएगा ई जेड और डी जेड, ई जेड डी जेड, ई जेड है जेड। तो ई एक्स डी एक्स का मतलब होगा 1 से लेकर 2, ये भी 1 से लेकर 2, ये भी कहां से 1 से लेकर 2, तो dx मतलब x2 माइनस x1 है भाई। इसमें x2 कौन सा हो गया 2, x1 कौन सा हो गया 1 है ना, x1 कौन सा हो गया 1, तो ये कहां से कहां तक जा रहा है 1 से 2। इसी तरह से सेकंड पॉइंट में y2 माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो गई 1 और y1 की वैल्यू कितनी हो गई 2। इसी तरह से थर्ड के लिए z2 माइनस z2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और z1 की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो x1 जो है वो कितना हो गया 1, x2 हो गया 2, इसी तरह से y1 जो है वो कितना हो गया 2, y2 1, सिमिलरली Z1 कितना हो गया 0 और Z2 की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है EX, EX की वैल्यू कितनी है 2 और EY की वैल्यू कितनी है 3 और EZ की वैल्यू कितनी है 0। तो कुल मिलाकर Z वाला जो कंपोनेंट है वो खत्म है, ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, क्योंकि EZ की वैल्यू क्या है 0, तो इसको तो हटा दो यहाँ से। तो EX कितना लिखा है 2, ये 2 लिख दिया। dx बनेगा, dx का मतलब होगा x2 माइनस x1, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है 1, तो ये हो गया 2 माइनस 1, माइनस आगे रहेगा ही। फिर ey की वैल्यू कितनी है 3, तो ये लिख दिया मैंने 3
फिर dy कितना बनेगा y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू कितनी है 1, y1 की वैल्यू कितनी है 2 और z 0 हो ही गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये बनेगा 2 माइनस 1, 1 इंटू 2 माइनस 2 और ये बनेगा 1 माइनस 2 कितना बनेगा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये बन गया 3। आंसर हमारे पास फाइनल क्या आ गया 1 वोल्ट है ना। VB माइनस VA की वैल्यू जो हमारे पास आ गई 1 वोल्ट आ गई। अगर हमें पूछा है कि VA माइनस VB, हमें ये पूछा गया है कि VA माइनस VB बताओ, VA माइनस VB की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर है उसकी वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A000 एंड B, दो लोकेशंस दिए हमें। फाइंड द PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस VAB बिटवीन A 0,0,0 एंड B कितना है 1, 1, 1 इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें दिया है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है, गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया हुआ। ठीक है, तो हमें निकालना है VB माइनस VA, तो इंटीग्रेशन माइनस, ये माइनस है E और डॉट dr, E डॉट dr। तो सबसे पहले तो वही इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख दो आप। तो E की जो वैल्यू है वो कितनी है वाई आई प्लस एक्स जे और dr को आप लिख दो dxi और प्लस dy जे। यहाँ पर z कंपोनेंट तो है नहीं, हटाओ उसको। तो यहाँ पर जो बनेगा वो क्या बनेगा y, ये आई कैप है y dx, ये बनेगा y dx प्लस ये बनेगा x dy। अब y dx x dy को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप dxy है ना। आप इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हो माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना dxy। और आपको जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या दिए हुए हैं 0, 0, 0, कहाँ तक ले जा रहे हैं आप 1, 1 और 1, यहाँ तक ले जा रहे हैं। इसका जब सॉल्यूशन बनाएंगे आप तो ये बनेगा VB माइनस VA और इसकी वैल्यू क्या हो गई XY लिखोगे इसको। और पॉइंट्स कितने हो गए आपके, पॉइंट्स कौन कौन से हो गए 0, 0, 0, 0, 0, 0 और कितना हो गया 1, 1 और तो यहाँ से आंसर निकालोगे तो आपके पास VB माइनस VA की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी -1 ना, कितनी आएगी -1। और आपको निकालना है VAB, तो VAB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 वोल्ट। VAB जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 वोल्ट हो जाएगी। ठीक, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मेरे को सॉल्व करके बताना हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूँ। क्वेश्चन सेम है, पॉइंट सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर दिया। फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट द आंसर, फाइंड आउट द VBA या VAB, ऐसा लिख देता हूँ, फाइंड आउट द VAB इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू कितनी दे दी जाए 3x² y आई कैप प्लस x क्यूब j वोल्ट पर मीटर। अगर ये वैल्यू है तो हमें VAB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपको करना है और सॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा ही दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। दिस क्वेश्चन सेज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड of magnitude 100 volt per meter in space directed along the line y is equals to 3 plus x. Find the PD मतलब potential difference, find the potential difference between points A 3,1 and B 1,3, इन दोनों के बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे दी
100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस डायरेक्टेड अलोंग द y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स। तो y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स जो है वो इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की, है ना। तो डायरेक्शन जो हमें गिवन है वो है y इक्वल्स टू 3 प्लस एक्स विच इज अ स्ट्रेट लाइन। इसको कंपेयर करो किससे, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जहां पर m जो होता है, m किसके इक्वल होता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर टेन थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। सॉरी, टेन थीटा की वैल्यू 1 दी हुई है। एम एक्स है ना, टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो टेन थीटा इक्वल्स टू 1 यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है। थीटा की जो वैल्यू है 45 डिग्री है। और c का मतलब होता है इंटरसेप्ट। तो c जो कि इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट उसकी वैल्यू कितनी है, 3 आई हुई है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसे है, ये लाइन कहीं ऐसे पास हो रही होगी। तो ये लाइन y और x ग्राफ पे कहीं ऐसे पास हो रही है, ऐसे चल रही है। तो ये ऐसे एंगल बना हुआ है कितने का, 45 डिग्री का। और इसी लाइन के ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी वैल्यू है, 100 वोल्ट पर मीटर। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो नेट वैल्यू होगी E, उसके दो कंपोनेंट रहेंगे। एक रहेगा E नॉट cos 45 डिग्री, और वो कौन सी डायरेक्शन में रहेगा, x डायरेक्शन में यानी कि I में। एक रहेगा कौन सी में, y डायरेक्शन में यानी कि E नॉट साइन 45 डिग्री जे कैप। अब E नॉट जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 100। ये 100 है, ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1/√2 आई कैप प्लस 100 इंटू 1/√2 और जे कैप। तो आपके पास ये डायरेक्शन आ गई है, इसकी डायरेक्शन आ गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की आपके पास नेट वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकल गया यहाँ से हमारे पास। अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए दूसरा हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए पोजीशन वेक्टर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो डेल्टा आर निकाल लो। वो क्या होगा, R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 से निकालोगे तो X2 माइनस X1, और तो X और Y2 माइनस Y। इसकी वैल्यू आप क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे, ये हो गया X1 Y1, ये हो गया X2 Y2। ये हो जाएगा I या 1 माइनस 3, ये बनेगा 1 माइनस 3 आई कैप प्लस 3 माइनस 1 जे कैप। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस 2 आई कैप और प्लस 2 जे कैप। माइनस 2 आई कैप और प्लस 2 जे कैप। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। अब आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे तो डेल्टा V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। ई की वैल्यू आपके पास है, कितनी है, 100√2, 100/√2। 100 माइनस साइन बाहर रहने दो, √2 आई कैप प्लस 100/√2 जे कैप डॉट डॉट प्रोडक्ट किससे कराना है आपको, -2 आई कैप और 2 जे कैप। यहाँ से आई का आई से बनेगा, आई का आई से जब होगा ये माइनस ओवरऑल है ही बात, तो 100√2 हो जाएगा क्योंकि एक √2 से √2 कैंसिल होगा। और दूसरा जो बनेगा वो कितना बनेगा, वो भी 100√2 बनेगा। वो भी कितना बनेगा, 100√2। ठीक, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है क्या अपनी, ये माइनस का आएगा ना, ये वाला माइनस का आएगा, माइनस। तो ये माइनस 100√2 और ये अंदर एक 100 प्लस √2। ओवरऑल जो वैल्यू है वो जीरो हो गई। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आ गया, जीरो आ गया। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कैसे करे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया और अच्छे से आपको समझ में आ भी गया। एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया है, ये मेरे को आप सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, अब हम कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का। इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस का मतलब होता है ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऐसी सरफेस जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसको हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ठीक है, सरफेस एट विच पोटेंशियल पोटेंशियल इज सेम एवरीवेयर, सेम एवरीवेयर, इज नोन एज
इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस, देखो ये कंसेप्ट है क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस का, वो समझो। पॉइंट चार्ज के लिए, इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए, तो वी नो दैट फॉर पॉइंट चार्ज के लिए जब हम पोटेंशियल की वैल्यू लिखते हैं तो वो आता है के क्यू अपॉन आर, यानी कि वी और आर में कैसा रिलेशन है, रेडियल रिलेशन, इस तरह का है, रेडियल। इसी तरह से इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आती है वो आती है 1 अपॉन आर स्क्वायर। क्या आती है? 1 अपॉन आर स्क्वायर। किसकी वैल्यू आती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब आप पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बनाते हैं तो वो इस तरह से आती है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये जो लाइंस हैं, ये क्या, कौन सी लाइन है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। पॉइंट चार्ज की बात चल रही है। और इस रिलेशन से जब आप प्रोफाइल ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल और आर की, तो मान लो मैं 4 डिस्टेंस ले रहा हूँ, मतलब एक R1 ले रहा हूँ, एक R2 ले रहा हूँ और एक R3 ले रहा हूँ। तो R1 यानी कि रेडियस, वो डिस्टेंस कम तो पोटेंशियल ज़्यादा, डिस्टेंस ज़्यादा तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, है ना? तो R1, मान लो R1 वाला पॉइंट यहाँ है, तो इनका जो बनेगा, सरफेस बनेगी, वो कैसी बनेगी? ऐसे सर्कल टाइप बन जाएगा यहाँ पर। अब मैं किसी भी डायरेक्शन में देखूँ, चाहे यहाँ से देखूँ R डिस्टेंस, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, मेरे को हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या नज़र आएगी? सेम नज़र आएगी, है ना? तो ये जो सर्किल है, ये क्या बन जाएगा? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा। और ये किसके लिए? R1 डिस्टेंस के लिए, तो ये इसको लिख दिया मैंने 1। इसी तरह से आप R2 डिस्टेंस के लिए बनाओगे तो वो भी क्या बनेगा? एक, वो भी बन जाएगा एक ऐसा सर्किल। सिमिलरली आप किसके लिए बना सकते हो? 3, 4 ऐसा कुछ भी कर सकते हो। तो मान लो आपने 4 पॉइंट लिए, तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसकी होगी? V1 की, क्योंकि डिस्टेंस उसकी क्या है? सबसे कम। फिर क्या होगा? V2, फिर क्या होगा? V3। तो ये जो सरफेस बन रही है, इनको हम कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन सरफेसेस को हम क्या नाम देंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। और आपने देखा ये इक्विपोटेंशियल सरफेस जितनी भी है वो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अगर वो काटती हैं तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 वैल्यू हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं। हाँ, तो ये पॉइंट में हम लिखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। ये तो आ गया पॉइंट चार्ज के लिए। अगर हम दूसरा पॉइंट लिखें तो दूसरा पॉइंट क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो अगर इसको ध्यान से देखो तो ये जो लाइन, इनके बीच का जो एंगल है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के हमेशा क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। कौन रहती है? इक्विपोटेंशियल। कैसे बताया मैंने? जैसे इसका दूसरा एग्जांपल आप ऐसा देखो, मैंने आपको अभी एक एग्जांपल बताया था कि जिसमें हमने जो ए से बी तक का जो पाथ है उसको ऐसे ले लिया था, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस केस में हमने जब वी ए बी निकाला था तो वो बना था ई डॉट डी आर, और इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो 90 डिग्री बन गया था। तो यहाँ से वैल्यू आ गई थी 0। तो इसका मतलब ए और बी पर पोटेंशियल क्या हो गया था? सेम हो गया। पोटेंशियल सेम, तो वो कौन सी सरफेस है? इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर। फिर हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। मतलब अगर मैं ऐसा बना दूं, मैं अगर कुछ ऐसा बना दूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने, ये, और ये मैंने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ कर दी। ये सरफेसेस हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसको लिखा मैंने 1, इसको लिखा 2, इसको लिखा 3, इसको लिखा 4। इस पर पोटेंशियल हो जाएगी V1, इस पर पोटेंशियल V2, इस पर V3 और इस पर V4। तो हम ये ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ पर होगा? V1 पर, फिर कहाँ पर होगा? V2 पर, फिर कहाँ पर होगा? V3 पर, और फिर कहाँ पर होगा? V4 पर। तो 3-4 पॉइंट्स हैं नोट करने के। वो क्या है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी पहला। अगर वो करती है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 वैल्यू हो जाएंगी, जो पॉसिबल नहीं। दूसरा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पोटेंशियल सरफेस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर।
वो 90 डिग्री पर होंगी। तीसरा पॉइंट, दो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पर पोटेंशियल की वैल्यू अलग अलग होगी। मतलब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये है, तो दोनों पर वैल्यू अलग। ठीक है। चौथा पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज होता है, तो जो पोटेंशियल के डिक्रीमेंट के या इंक्रीमेंट जो है वो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो पहला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always intersect equipotential surface perpendicularly। ये परपेंडिकुलर एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। फिर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अगर वो करेंगी तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी जो कि पॉसिबल नहीं। तो no two equipotential surfaces can intersect each other if they do then there will be two values of potential at that point which is not possible ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। चार्ज कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब कि जो पोटेंशियल है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कांस्टेंट रहेगा। तो इक्वी चार्ज कंडक्टर किसी भी शेप का होगा, किसी भी शेप का चार्ज कंडक्टर हो, उसके लिए जो सरफेस है उसकी वो कैसी होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप, चार्ज कंडक्टर ऑफ एनी शेप is an equipotential सरफेस। वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, और अगर वो इक्विपोटेंशियल नहीं होगा तो अंदर फ्लो का चार्ज होगा, जिसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। यदि एक चार्ज को मूव करा जाए फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन विल बी जीरो। यानी कि यदि ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ से किसी चार्ज को यहाँ तक लेकर आया जा रहा है, तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच का वो क्या हो गया, जीरो। तो वर्क डन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, किसके केस में, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के केस में। इसके बाद हमारा जो टॉपिक आएगा वो स्टार्ट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पहले हम डिस्कस करेंगे अलग अलग केस में, उसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड केस के लिए बात करेंगे किसकी, पोटेंशियल की। देन हम स्टैंडर्ड केस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, गाउस लॉ, ये पूरे हमारे फिनिश हो जाएंगे। देन हम एंटर करेंगे डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। क्वेश्चन दिया है आपको, वो जरूर करके देखना, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो कल की क्लास में उसको करा दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू, बाय।